नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वाली इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज से। और आज के सेशन में दोस्तों इसका बचे हुए पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बचा हुआ पार्ट शब्द मैंने इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले हमारा जॉन लॉक पर एक सेशन हो चुका है, और है ना, जॉन लॉक पर हमारा सेशन हो चुका है जिसमें जो सामान्य तथ्य थे, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जॉन लॉक को लेकर के जो भूमिका बन सकती थी इनकी, उस भूमिका पर हमने इससे पहले वाले सेशन में चर्चा की थी, है ना। एक तरह से इसको हम भाग 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत पर हमने उसमें चर्चा की थी। और आज हम इस सेशन में बात करेंगे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की। दोनों ही सिद्धांत जॉन लॉक ने ही दिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत अलग था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेशन, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही साथ में इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था, अर्थात लेक्चर नंबर 15, उसको भी देखना कंपलसरी, याद रखिएगा। बाकी तो हमने जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जो नए स्टूडेंट हो वो सुन ले, जितने भी सब्जेक्ट हम यहाँ लेकर आते हैं दोस्तों, वो सारे सब्जेक्ट हम क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक ही लेकर के आते हैं, ठीक है ना। और सभी का पीडीएफ नोट्स के रूप में हम जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं सेशन दोस्तों, अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड यूनिट अभी चल रहा है, और सेकंड यूनिट के अंतर्गत सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है ना। सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है, सेकंड लास्ट टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में। इसके बाद में सेकंड यूनिट में सिर्फ रूसो मात्र शेष बचेंगे, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और एग्जाम तक लगभग कवर अप कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो इससे पहले का जो पार्ट हुआ था, जिसमें हमने सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर चर्चा की थी जॉन लॉक के, और इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत इन 4 बिंदुओं पर हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, क्या सिद्धांत था ये, उसको जानेंगे। साथ ही प्राकृतिक अधिकार क्या हो सकते हैं, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है मानव के, प्राकृतिक विधि क्या है, और अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी, इन सब की चर्चा हम आज के इस पार्ट में करने वाले हैं। आइए एक एक करके सभी को हम क्लियर कर ले। दोस्तों, जॉन लॉक ने अन्य राजनीतिज्ञों की ही तरह प्राकृतिक अवस्था की बात अवश्य की थी, लेकिन उनसे थोड़ा सा आगे बढ़कर के, और प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए भी मानव के कुछ प्राकृतिक अधिकारों की इन्होंने चर्चा की थी। और इन्होंने कहा था कि मानव के प्राकृतिक रूप से कुछ अधिकार निश्चित होते हैं। उन्हीं अधिकारों को आज हमें यहां पर डिस्कस करना है। आइए शुरू करते हैं। नेचुरल राइट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए एक बार इसको पढ़िए, पढ़ने से आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा समझना भी, क्योंकि ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरा इसका पोस्टमार्टम करके और इसको मैं आपको समझाऊं, इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ने में ही समझ आएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों मैंने उसको ठीक कर दिया है ना, इसको ठीक कर दिया लैंग्वेज की प्रॉब्लम को। अब पढ़ने में आपको पूरा आसान लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो प्राकृतिक, देखिए शॉर्ट में अगर इसको समझते हैं तो इसको लेकर से हम इतना कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जब मनुष्य रहता है, प्राकृतिक अवस्था में, तो उन जॉन लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए भी, या कहें कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के बाद भी, मनुष्य के कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त होते हैं, है ना। चाहे वो प्राकृतिक अवस्था को छोड़ देगा, लेकिन जो प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था नहीं छोड़ सकता। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और ऐसे 3 अधिकारों की वो विशेष रूप से चर्चा करते हैं। कौन कौन से 3 अधिकार दोस्तों? उसमें एक जीवन का अधिकार आ जाता है, एक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक संपत्ति का अधिकार। तो ये 3 अधिकार ऐसे हैं जॉन लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, प्रकृति के रूप में, है ना। तो इन अधिकारों को जनता से या फिर किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। क्लियर है ना, बस इतना ही है। तो एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपकी ये आपके डेटा भी कंप्लीट हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कौन कौन से अधिकार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो जॉन ने हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ईश्वर के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में उसने जो विचार व्यक्त किए हैं,
उससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ने उसे जिस स्थिति में उत्पन्न किया है, जिस स्थिति में उसे उत्पन्न किया है, उसी उस स्थिति में बने रहने का उसको अधिकार है, अर्थात कि मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार यही है। समझिए इस पूरे तथ्य की कहानी क्या है, इसके पीछे इसका भावार्थ क्या है। दोस्तों ये है कि जॉन लॉक ने हालांकि ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि कौन कौन से व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे अध्ययन में ईश्वर द्वारा मनुष्य को जो सुविधाएं दी गई है या जो अधिकार दिए गए हैं, है ना, ईश्वर के द्वारा जब मनुष्य की उत्पत्ति की ईश्वर ने, तो जॉन लॉक का मानना रहा है कि ईश्वर ने जिस स्थिति में मनुष्य को बनाया था उस स्थिति में उसे बने रहने का उसे पूरा अधिकार होगा, और यही अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। क्यों प्राकृतिक अधिकार कहलाया ये? क्योंकि जब मनुष्य पहली बार किस अवस्था में आया था? प्राकृतिक अवस्था में आया था। तो प्राकृतिक अवस्था में आया था, और यहां जॉन लॉक का मानना यही तो है कि जब ईश्वर ने उसकी उत्पत्ति जिस अवस्था में की थी उस अवस्था में वो चाहे तो बना रहे, ये उसे उसका पूरा अधिकार है, और यही यहां पर प्राकृतिक अधिकार है। सरल शब्दों में अगर समझे तो लॉक ने मनुष्य की उस समानता व स्वतंत्रता को उसका प्राकृतिक अधिकार माना जिसमें प्रकृति उसे उत्पन्न करती है। यही कारण है कि हम उसे यह कहते हुए पाते हैं, किसको? लॉक को, जॉन लॉक को हम यह कहते हुए पाते हैं कि सबके समान व स्वतंत्र होने के कारण किसी को भी किसी अन्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की थी। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? इनको अच्छे से याद रखिए। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो ये 3 अधिकार हैं जिन्हें जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार कहा है। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि जिस प्रकृति के अधिकार की जो बात कर रहे हैं ये, तो इनका मानना यह है कि प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य जब निकला तो उसके अधिकार भी चेंज हो गए, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जब वो था तो उसके अधिकार कुछ अलग थे जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त थे। लेकिन जैसे ही उसने प्राकृतिक अवस्था छोड़ करके और आज की इस भौतिक दुनिया में आता है, तो भौतिक दुनिया में आने के बाद में उसके अधिकार भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक विधि, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्राकृतिक अवस्था से भले ही इंसान बाहर आ जाए लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था से बाहर नहीं आ सकता। प्राकृतिक व्यवस्था अर्थात प्राकृतिक विधि, है ना, प्राकृतिक विधि। और चूंकि वर्तमान में भी कोई राष्ट्र प्राकृतिक विधि से बाहर नहीं आ पाया है। क्यों? क्योंकि आज भी हम अपने लॉ में, हम अपने कानून में प्राकृतिक विधि को बहुत महत्व देते हैं। हमारे न्यायालय के द्वारा निर्णय लेते समय प्राकृतिक विधि को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसी कारण दोस्तों ये प्राकृतिक विधि क्या होती है, नेचुरल लॉ क्या होता है, जरा इसको एक बार समझ लीजिए। प्राकृतिक लॉ जो होता है ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक भावना है, एक विवेक है। मानव होने के नाते उसके अंदर जो विवेक पाया जाता है, जो भावनाएं पाई जाती है, वही प्राकृतिक विधि है। ये मान लीजिए, देखिए, प्राकृतिक विवेक प्राकृतिक विधि का आधार है। जो विवेक है वही प्राकृतिक विधि का क्या है, आधार है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित बने रहने के लिए लोक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में नियमन की एक प्राकृतिक विधि होती है जिसका अंकुश प्रत्येक मनुष्य पर रहता है। वह विधि विवेक पर आधारित होती है और यह विवेक संपूर्ण मानवता को यह सिखाता है कि सब मनुष्य समान व स्वतंत्र है, अतः किसी को भी किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य और स्वतंत्र व संपत्ति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और ना कोई पहुंचा सकता है। ठीक है ना? तो प्राकृतिक विधि को लोक ने उस विवेक पर आधारित बताया है जिसके तहत ईश्वर मनुष्य उसको उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति पारस्परिक समानता, स्वतंत्रता व संपत्ति का आदर करते हुए सामाजिक प्राणी की तरह रहता है ना? तो कुल मिलाकर के ये प्राकृतिक विधि किस पर आधारित है दोस्तों? विवेक पर आधारित है। और विवेक किसके अंदर होगा? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि वो एक मानव है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है? तो लोक का मानना था कि सब मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है और ईश्वर ने सभी को विवेक प्रदान
किया है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सब मनुष्य स्वतंत्र व समान है, कोई किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, मतलब कोई किसी के द्वारा कोई किसी और की इच्छा के अनुसार नहीं चलता और ना कोई किसी अन्य के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का प्रयोग अपने आनंद के लिए कर सकता है ना। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। आप जब इसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली। जहां समझाने की आवश्यकता होगी ना वहां टाइम देंगे ना यार, मजा आएगा थोड़ा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था। अनुपातिक, इस थोड़ा से इस टॉपिक को आप समझ लीजिए। आइए, दोनों रूप में दोस्तों इसको हम समझेंगे, व्यवहारिक और थ्योरेटिकल दोनों रूप में इसको समझेंगे। पहले एक बार ओपन कर ले जिससे पेन लेने में प्रॉब्लम ना आए। आइए, अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट क्या है, अनुपातिक दंड क्या होता है। अनुपातिक दंड क्या होता है, सिंपल है, जितना अपराध उतना दंड, जितना कानून का उल्लंघन उतना ही दंड। ऐसा ना हो कि कोई किसी को एक छोटी सी चोट पहुंचाता है और उस व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, तो यह अनुपातिक दंड व्यवस्था का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था का अर्थ यही हुआ कि जितनी मात्रा में कानून का या प्राकृतिक विधि का उल्लंघन किया गया हो उतने ही अनुपात में उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। और यह स्वयं विवेक पर आधारित होता है ना, विवेक पर आधारित होता है। इसके लिए कोई राजनीतिक संस्था नहीं होगी, कोई न्यायालय नहीं होगा। जिसके नियम का उल्लंघन हुआ है, जिसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किसी ने किया है, उसके एवज में, उसके अनुपात में उस सामने वाले व्यक्ति को वो स्वयं दंडित कर सकता है। स्वचालित व्यवस्था, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। लोग एक दूसरे के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति आदि पर अतिक्रमण ना करें, ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन ना छीन ले, उसकी स्वतंत्रता को समाप्त ना कर दे, उसकी संपत्ति ना छीन ले, है ना। इसके लिए प्राकृतिक विधि का पालन करना होता है। इसके लिए प्राकृतिक विधि का पालन होता रहे, इसके लिए प्राकृतिक विधि के उल्लंघन पर प्रत्येक व्यक्ति को अपराध के अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए, दिया जा सकता है। पर दंड की इस व्यवस्था में उक्त व्यवस्था का पालन करने के लिए कोई विशेष राजनीतिक संस्था नहीं होगी। क्या कहा जॉन लॉक ने कि जिस दंड की हम बात कर रहे हैं ना देने की, प्राकृतिक नियमों की या प्राकृतिक विधि के उल्लंघन के एवज में जिस दंड की हम बात कर रहे हैं, उस दंड को देने के लिए या उस दंड को निर्धारित करने के लिए कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह कार्य स्वयं व्यक्तियों के द्वारा अपने विवेक से किया जा रहा है। स्वयं व्यक्तियों के द्वारा अपने विवेक से किया जा रहा है। इस पॉइंट से आप यहां पर एक बात को क्लिक कर लीजिए, कभी अगर आलोचना करने को मौका मिला तो इस पॉइंट को आप मत छोड़िए, क्योंकि इस व्यवस्था के माध्यम से जॉन लॉक ने व्यक्तियों को भी निरंकुश बना दिया है। निरंकुश मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो समाज में व्यवस्था नहीं बल्कि अराजकता का भाव होगा, अराजकता फैलेगी, है ना। तो इस प्रकार लोक की प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक ना होकर के क्या है दोस्तों, सामाजिक है ना। तो लोक की जो प्राकृतिक अवस्था, जिस प्राकृतिक अवस्था की जो लोग बात करते हैं वो राजनीतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संस्था का यहां पर नाम ही नहीं है, केवल और केवल क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति प्राप्त हो जाती है, पर फिर भी वह शक्ति निरंकुश व मनमानी शक्ति नहीं होती। हालांकि ये कहना है कि इनका जॉन लॉक का एक व्यक्ति के अधिकारों, एक व्यक्ति के ऊपर अधिकार करने का या कहीं उसको दंडित करने के जो अधिकार होते हैं ना, वो एक दूसरे व्यक्ति को आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे के एवज में, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद शक्ति, जैसे अभी देखिए कि प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो निरंकुश नहीं होता, मनमानी नहीं करता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, आज के जमाने में तो नहीं है पॉसिबल ऐसा, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि राज्य संस्था के अस्तित्व में आने से पूर्व की जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना लोक ने की है
उसमें होब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था की तरह लोग भयभीत नहीं रहते, बल्कि परस्पर सहयोग से रहते हैं। इस अवस्था में ना कोई शासक होता है और ना कोई शासित होता है, फिर भी लोग होब्स की प्राकृतिक अवस्था की तरह भयभीत नहीं रहते, आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, बल्कि स्वभाव से सहयोगी व सामाजिक होने के कारण वे स्वेच्छा से प्राकृतिक विधि के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहां तक का ना? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी आलोचना की, कि आलोचना के अंतर्गत क्या देख सकते हैं दोस्तों। तो 3 बिंदु मात्र है आलोचना के अंतर्गत, वैसे था नहीं लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जिससे हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, है ना। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना, लेकिन ये सभी के देखिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी कई सारे विद्वानों ने दिया है, तो ये आलोचना सिर्फ जॉन लॉक की है, सभी की नहीं होगी, ये बात याद रखना। तो जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना बेसिकली पुस्तकों में नहीं मिलेगी आप लोगों को, गूगल पे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, लेकिन दोस्तों फिर भी जो आपका अध्ययन था, जो आपकी पुस्तक है ना, उसी में से कुछ में पॉइंट निकालने का मैंने प्रयास किया है कि बाई चांस हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो कम से कम खाली वापस आना ना पड़े आपको। तो इस तरह से जैसे तैसे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा कर ही लेता हूँ, आप लोगों का प्यार है, हालांकि करना ही पड़ता है वैसे भी, है ना। चलिए, तो 3 बिंदुओं के माध्यम से देखिए, अभी तक जो हमने सिद्धांत पढ़ा है ना, उसी में से निकले हुए ये 3 बिंदु है। अब कैसे आलोचना करनी है आपको, अब इन बिंदुओं से आप एक बात और अच्छे समझ सकते हैं, कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं क्या, कि कैसे आपको अपने टॉपिक से उसकी आलोचना वाले बिंदु बाहर लेकर आना है ना। तो ये यहां से आप देख सकते हैं, देखिए इसमें कोई ऐसी निश्चित, प्रकट या सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित अनुचित और मतभेदों का निर्णय हो सके। जो लोग ने क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दंडित कर सकता है ना, मतलब एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति पर को दूसरे व्यक्ति पर शक्ति प्राप्त हो जाती, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो निरंकुश नहीं होंगे। या उन्होंने यह भी कहा था कि प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करने पर कितना उल्लंघन हुआ है उतना ही उसको दंडित किया जा सके। तो इसकी कोई उचित कोई व्यवस्था है इनके पास, इनके सिद्धांत में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रकट व्यवस्था नहीं है, कोई सर्वसम्मत नहीं है, सर्वसम्मत विधि नहीं, मतलब ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें सब सहमत हुए हो, है ना। ये सिर्फ हवाई बातें थी, सिर्फ हवाई बातें, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों पहली जो आलोचना वाला बिंदु अब तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा प्रकट व निष्पक्ष निर्णायक नहीं होता जो निश्चित विधि के अनुसार मतभेदों का निर्णय दे सके कि किसको कितना दंड देना है, वास्तव में दंड देना है या नहीं देना है ना। और इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, अंततः निर्णय अराजकता, है ना, अराजकता अर्थात की अव्यवस्था, समाज में अव्यवस्था। तीसरा बिंदु है, इसमें ऐसी कोई सत्ता नहीं होती जो प्राकृतिक विधि के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान कर सके या दिए गए दंड का समर्थन कर सके या उसको क्रियान्वित कर सके। ऐसी कोई विधि नहीं है, कोई आईपीसी नहीं है, कोई सीआरपीसी नहीं है, जो कि होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से थोड़ी सी आप आलोचना भी इनकी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, जो अगला सेशन होगा वो होगा रूसो साहब पर। संभवतः हो सकता है कि 2 सेशन भी, रूसो पर भी 2 सेशन ही आए, लेकिन अब आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आपके एग्जाम से पहले मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों आज भी मैं क्लास लेने की बिल्कुल हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग एग्जाम को देखते हुए मैं क्लास को फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो और इसी कारण से कुछ सेशन अभी थोड़ा से लेट भी आ रहे हैं, है ना। जैसे कल आपको 10:30 या 11 बजे समथिंग सेशन मिला था नाइट में, तो दोस्तों थोड़े से लेट अभी हो सकता है, आज भी थोड़े से लेट भी मिलते रहेंगे। इसके बाद में एक सेशन जो और होने वाला है वो शायद हो सकता है आपको आज भी 10 से 11 के बीच में ही मिले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।